जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द्विज कंसेप्ट में। आज हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, हमारे अतीत। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो इसको पढ़ने से आप पीछे मत हटिए। ये मत सोचिए कि ये इतिहास है, इसको पढ़ने से हमारा थोड़ा स्टेटस डाउन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, नहीं है तो भी, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो भी, नहीं दे रहे हैं तो भी, अपने इतिहास को जानने में, अपने बारे में जानने में किसी भी प्रकार की कोई शर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वही बढ़ेगी और थोड़ी समझ भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर शिक्षा हमारे दिमाग को खोल नहीं सकती, उसको विस्तार नहीं दे सकती और नई सोच को ग्रहण करने की क्षमता ही पैदा नहीं कर सकती, तो फिर वो शिक्षा मात्र एक डिग्री बनकर रह जाएगी या फिर एक तरीके से इन्फॉर्मेशन का जखीरा बन के तैयार हो जाएगी आपके लिए। बड़ी सी पोटली आप लेके घूमेंगे, लेकिन आपके व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी। अब आज हम अध्याय 3 यानी कि आरंभिक नगर, जो हमारे हिस्ट्री का सिलेबस है 6th क्लास की, हमने आपसे कहा था कि हम आपको इसी जो हमारा बुक है, जो हमारा अध्याय है, उसकी सीमा में रहकर ही बताएंगे। क्योंकि यही टॉपिक, सेम टॉपिक आपको 12th क्लास में भी मिलेंगे, पर वहाँ इनका विस्तार थोड़ा सा अधिक होगा, तो हम उसे वहाँ उतना बड़ा करके समझेंगे। आप देख लीजिए ताकि आपको भरोसा हो कि आप अपनी ही किताब पढ़ रहे हैं। आरंभिक नगर देख लीजिए, आप एक बार एक नज़र डाल दीजिए, क्योंकि हम इसे देखकर नहीं पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे। लिखा तो इसमें है ही, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए, आपने देख लिया होगा पूरे भरोसे के साथ। आरंभिक नगर, आरंभिक नगर। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि नगर क्या होते हैं, तो आपके दिमाग में कैसी छवि बनेगी, आप ये बताइए। जब हमारे यहाँ सबसे पहले अंग्रेज आए, तो उन्होंने आकर ये कहना शुरू किया हमारे देश के वासियों से कि हम आपको सभ्य बनाने आए हैं। मतलब कि हम आपको सभ्यता सिखाएंगे, कैसे रहा जाता है, रहन सहन सिखाएंगे। हमारे पास एक विशेष धर्म है जो आपको बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। और हमारे यहाँ सबने ये समझा कि वाकई हो सकता है ये हमसे ज़्यादा सभ्य हो, क्योंकि ये दूर देश से आए, इनका पहनावा भी बिल्कुल हमसे अलग था, बोली भाषा सब कुछ अलग थी। उसी बीच क्या हुआ कि पंजाब में, मतलब आज के पाकिस्तान में, कुछ लोग रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उसमें से कुछ ईंटें वो उखाड़ उखाड़ कर लेकर आ रहे थे। फिर धीरे धीरे थोड़ी देर बाद ये पता चला कि ये ईंटें सामान्य ईंटें नहीं हैं। ये क्या है? ये तो हमारी शहरी सभ्यता का एक अवशेष है। मतलब कि हम सभ्य हैं उनसे भी ज़्यादा। इसका प्रमाण ये कुछ इन्हीं ईंटों में मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, और उनकी इसी प्रक्रिया की वजह से बहुत सारी जो इमारतें थी वो ढह गई, उनका मतलब नुकसान हो गया उन्हें। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे अंग्रेजों का खैर हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने बाद में उस पर एक अध्ययन वगैरह किया और हमारे सामने ये चीज़ लाकर रखी। तो हड़प्पा सभ्यता, प्रारंभिक नगर, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें उन्हीं शहरों को बताया गया है। तो आज आपको ये जानकर खुद पर गर्व होगा कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हम आज से नहीं, सदियों से शहरों में रहते आए हैं। हम सभ्य हैं, पहले से हमें पता है कि शहरों में कैसे रहा जाता है। तो अगर हम आपसे कहें कि शहरों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या छवि उकरेगी? वो यही कि अगर हमने कभी शहर देखा ही ना हो और हमें पहली बार वहाँ ले जाया जाए, तो हमें क्या अच्छा लगेगा वहाँ देखकर? वहाँ की इमारतें, वहाँ की सड़कें, वहाँ की जो भी
नई नई चीजें, दुकानें, बाजार, ये सब हमें क्या करेंगे, एक तरीके से अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिसे हमने अपने गांव में नहीं देखा होगा, तो हम इससे आकर्षित हो जाएंगे। और तो आज आपको उन्हीं शहरों के बारे में हम बताएंगे, ले चलेंगे हड़प्पा के शहरों में, वहाँ के लोगों के बारे में बताएंगे, कौन कैसे रहता था, क्या पहनता था और वहाँ की क्या संस्कृति थी। तो चलिए चलते हैं देखने आरंभिक नगर। इनको दो हिस्सों में हम बांट लेते हैं। पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो शहर हैं वो बनते कैसे हैं, उनको मतलब वो किस तरीके से ग्रामीण व्यवस्था से अलग हैं। हम यहाँ पर समाज की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही वहाँ के रहन सहन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही वो कुंजी है जो कि बाकी चीज़ों को जन्म देती है। जैसे आप यहाँ साइड में देख लीजिए, थोड़ा अलग है, इस चैप्टर से थोड़ा सा हटकर है, लेकिन आपके दिमाग में एक सही चित्र बन जाएगा। जैसे कि भूगोल, भूगोल से क्या बनता है, भूगोल से बनती है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप चाहें तो लिखें और ना चाहें तो ना लिखें। अर्थव्यवस्था बनती है, अर्थव्यवस्था से क्या बनती है, आपका वहां का समाज बनता है, और समाज से क्या बनती है, वहां की राजनीति। राजनीति बनती है, और जब ये सब कुछ तैयार हो जाता है तो बनता है हमारा इतिहास। उदाहरण दे दें, मतलब कि भूगोल, अगर हम गुजरात में रहते हैं, तटीय स्थानों पर रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम व्यापार करेंगे, मछली पकड़ेंगे और आयात निर्यात करेंगे। ये हमारी मतलब एक मूल हमें जो प्रकृति की तरफ से भेंट है वो मिलती है। और अगर हम रहते हैं किसी मतलब ऐसे एरिया में जैसे कि गंगा यमुना दोआब में रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम राजनीति करेंगे। हाँ, यकीन मानिए हम राजनीति करेंगे। कैसे? क्योंकि वहाँ की जो सुंदर ऋतुएं हैं और वो जो नदी का उपजाऊ भूमि है, उससे क्या होगा, फसलें अपने आप, हमने एक बार बो दिया, फिर बैठे हैं कटाई के समय तक, तब तक क्या करेंगे, खाली बैठे हैं। फिर हम राजनीति करते हैं अपने हिसाब से, चाहे तो परिवार में करें, गांव में करें, या और बड़ी राजनीति करें, अच्छी करें बुरी करें, वो राजनीति जो देश के काम आ सके। हम ऐसे ही ये जो प्रकृति है वो हमें कहते हैं ना, धीरे धीरे आपके डीएनए में वो चीजें बन जाती हैं, तो वो हम अपने हिसाब से लेकर नहीं आते। आपने देखा होगा राजस्थान में कैसी है, मरुभूमि है, वहाँ के लोग साहसी होते हैं, अपने आप से साहसी होते हैं, उनको कोई बनाता नहीं है। राजपूतों का इतिहास पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि उनकी प्रकृति ने उन्हें वैसा बना दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ की स्थलाकृति इतनी कठिन थी कि वहाँ जीवन जीना इतना आसान नहीं। फिर अब जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसा ही समाज होगा। मतलब अगर अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी है, सबकी जेब में पैसे हैं, तो क्या होगा, सबका जो जीवन स्तर है ऊंचा होगा। शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, वाणिज्य, ये सब अपने आप वो सोचेंगे। और अगर उनके पास नहीं होगा, मान लीजिए बिल्कुल जनसंख्या ऐसी है कि कोई भी अर्थव्यवस्था का ठिकाना ही नहीं है, जैसे कि अफगानिस्तान, उदाहरण ले लीजिए अमेरिका और अफगानिस्तान का। अमेरिका में क्या है, लोगों के विचार कितने खुले हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, वहाँ की उनकी आर्थिक स्थिति पर। आर्थिक स्थिति ही ऐसी होती है जो हमारी सामाजिक यानी हमारे सोशल स्टेटस को तय करती है। और सोशल स्टेटस को तय करने के लिए सिर्फ पैसा ही मायने नहीं रखता, उसके लिए आपका शिक्षा का स्तर और आपकी सोच, ये सब कुछ डिपेंड करती है। तो उसमें एक अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपने देखा, अब ये अर्थव्यवस्था समाज को जन्म देती है, जैसी अर्थव्यवस्था वैसा समाज और वैसी वहाँ की संस्कृति। और फिर
वैसी ही राजनीति, मतलब जैसा समाज होगा वैसा ही राजा होगा। जैसे अगर लोग बहुत समझदार हैं तो राजनीति करने के लिए राजनेताओं को अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप देख लीजिए, इंग्लैंड में प्रचार हो, अमेरिका में प्रचार हो, उनका क्या स्तर होता है। हमारे यहाँ की दूसरी समस्या है, हमारे नेता दूसरी समस्याओं पे बात करते हैं। तो जैसा समाज होगा उनकी वैसी समस्या होगी, तो हमारे जो नेता है वो वैसी ही उनसे अपेक्षा करेंगे अपनी जनता से कि वो उनके वैसे ही मुद्दों को उठाएंगे। तो आप अपने देश में और देश में सब जगह देखिए कि राजनीति कैसे की जाती है। हमारे मतलब जो हमारे देश के नेता हैं उनका इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है, सब ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं और आप उनसे सीखिए कैसे क्या होता है। फिर अब जब ये सब बन जाता है तो हमारा इतिहास बनता है, जैसे कि पहले बन चुका है, हम पढ़ रहे हैं, आगे बनेगा तो आने वाले लोग पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं हम, मेरा बताने का ये मतलब था अर्थव्यवस्था कैसे चीज़ों को बनाती है, यानी कि इसी अर्थव्यवस्था ने शहरों को जन्म दिया, जो कि हड़प्पा सभ्यता के रूप में आज हमारे लिए एक हमें गर्वान्वित करने वाली बात है, एक हमारी धरोहर है वो। और आज मैं आपको सच बताऊं, हमारी जो हड़प्पा सभ्यता ने हमें ऐसे पैमाने गढ़ कर दिए हैं ना, जिसको तोड़ना आज भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो चलिए देखते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अगर आपने लिखा होगा तो ठीक, नहीं तो आप समझ लीजिए। चलते हैं आगे। चलिए, हमने जो यहाँ लिखा था अब यहाँ चलते हैं। आरंभिक नगर क्या है इसमें, इसको दो भाग में बांट लीजिए। पहले तो नगर नियोजन, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है हड़प्पा सभ्यता? नगर नियोजन के लिए, यानी कि वेल प्लान्ड सिटी। नगर नियोजन मतलब कि आज आपने देखा होगा जैसे बहुत से शहर हैं, कौन कौन से, चंडीगढ़ हो गया, आपका ग्रेटर नोएडा हो गया, न्यू मुंबई हो गई, और आपका जमशेदपुर हो गया, जमशेद नगर, ये सब क्या है? ये एक प्लान सिटी है। मतलब इनको क्या किया गया है, पहले इनको सोचा गया कि कैसे होगा, फिर बनाया गया। ऐसा नहीं है कि पहले शहर बन गए उसके बाद हमने प्लान किया कि सड़कें कहाँ जाएंगी, नालियाँ कहाँ निकलेंगी, ये सब नहीं, ये पहले से हमने तय कर लिया। वैसे ही शहर थे हमारे पुराने शहर, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी नदी की सभ्यता। मतलब ये सिंधु नदी के आसपास बने थे, इसलिए इनको नाम दिया गया। और हड़प्पा नाम क्यों दिया गया, जिसकी मैंने आपको कहानी पहले बताई कि वो रेलवे लाइन जहाँ से बिछाई जा रही थी उस शहर का नाम था हड़प्पा। और फिर क्या हुआ, उसी हिसाब से जितने नगर मिले हमें, उनको हमने हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही, अंतर्गत ही हमने पढ़ना शुरू किया। तो चलिए देखते हैं नगर नियोजन में क्या ऐसा प्रमुख था। सबसे पहले थे दुर्ग। दुर्ग मतलब कि ऐसा कि कुछ शहर बसे हुए थे दो पार्ट में, दो हिस्सों में। देख लीजिए, जैसे कि ऊंचाई पर और ऐसे, यहाँ कुछ शहर बसे हुए हैं और यहाँ बसे हुए हैं, है दोनों एक ही। इनको दो भागों में बांटा गया। इसको निचला नगर कहा गया। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इन दोनों की किलेबंदी हुई थी, चारों तरफ से इनको बाउंड्री से घेरा गया था। अब क्या है कि जो निचला शहर है वो बहुत ही घना बसा हुआ था, और जो ये वाला शहर है ऊंचाई वाला, आप लिख लीजिए ऊंचाई का शहर, ऊंचाई का नगर। इसमें क्या था, यहाँ मतलब ऐसा लगता है कि उस समाज में भी वर्ग का भेद था। मतलब कि सामान्य जनता अलग रहती थी, प्रशासक अलग रहते थे, शासक अलग रहते थे। तो यहाँ पर शासन करने वाले लोग रहते थे, जिनके लिए बड़े बड़े घर और ऊंची ऊंची इमारतें और बढ़िया व्यवस्था थी।
और यहाँ पर सामान्य लोग रहते थे, इनके लिए दूसरी व्यवस्था थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत अच्छे लोग रह रहे हैं कि उनके लिए अलग जगह बनाई गई साफ सुथरी और सामान्य जनता के लिए गंदी बस्तियां बनाई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर आपने दुर्ग देख लिया, अब देखते हैं दुर्ग में आपको अगर उदाहरण लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ऐसा कई जगह देखा गया, हड़प्पा में देखा गया, ऐसा धौलावीरा में भी देखा गया था। हम जब 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर इसे डिटेल से पढ़ेंगे। अब दुर्ग देखा आपने, अब आगे देखिए आगे क्या है। भवन, भवन, भवन यानी कि घर। हमारे पास घर है, हम सभी घरों में रहते हैं और आपको यकीन नहीं होगा, हम जैसे घरों में आज रहते हैं वैसे ही घर पहले भी हुआ करते थे। मतलब कि फिर वही वाली बात, हमारे पूर्वजों ने हमें एक घर का नक्शा भी भेंट किया जिसे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब इनके घर कैसे होते थे, 2 मंजिलों के, लगभग 1 मंजिल 2 मंजिल। उस इस जमाने में जैसी व्यवस्था थी, जैसी उनकी मतलब बनाने की स्थिति रही होगी, मजबूती प्रदान करने की, वैसा ही उनका घर था। और आप सोचिए ईंटें कितनी मजबूत रही होंगी कि आज भी इतने दिनों तक वो वैसी की वैसी बनी रही। वैसी ईंटें, उनकी चिनाई कितनी मजबूती से की गई होगी, कितने अच्छे से उन्हें पकाया गया होगा, और वो भी धूप में उन्हें पकाया जाता था। आपने देखा 2 मंजिला, आप चाहें तो लिख लें। दो मंजिल के घर हुआ करते थे। घरों की विशेषताएं, और दूसरा उनके घरों में मतलब कि आप चाहें तो लिख लें 2 मंजिल के घर, 2 मंजिला घर। और दूसरा है आंगन के चारों तरफ कमरे। आंगन के चारों तरफ कमरे। आपने ऐसे घर आज भी अपने यहाँ देखे होंगे। हमारे गांव घरों में इस तरीके के घर पाए जाते हैं जहां आंगन और उसके चारों ओर कमरे होते हैं। इससे क्या होता है कि एक तरीके की जो प्राइवेसी है वो बनी रहती है, मतलब हमारी निजता भी बनी रहती है और हम जब चाहें सार्वजनिक रूप से शामिल भी हो सकते हैं। तो आंगन वहाँ के अक्सर खाना बनाने के काम आया करते रहे होंगे, एक साथ एक जगह बैठने के काम आया करते रहे होंगे। तो ऐसे घर हमें आज भी अपने घरों में देखने को मिलते हैं। मतलब ये फिर वही बात कि ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता ने भेंट दी है, जिसे हम ऐसा समझते हैं कि ये हमने बनाए हैं, बल्कि नहीं, ये तो उसी समय से ऐसे घर में लोग रहते चले आ रहे हैं। फिर आप देख लीजिए इसके बाद इनकी क्या विशेषता हुआ करती थी। यहीं पर आंगन में कुएं भी होते थे घरों में। वैसे एकदम से आंगन में नहीं लिख सकते, कुएं। ये कुएं आंगन में भी हो सकते थे और कभी कभी घर के बाहरी कमरे में भी होते थे। इससे क्या होता था कि जैसे कि कोई बाहर से आया तो उसे अगर पानी वगैरह की ज़रूरत हो तो वो बाहर से ले और बाहर से ही चला जाए। इसमें घर की जो निजता है वो भंग नहीं होती थी। इसका उन लोगों ने पूरी तरीके से ध्यान दिया। और कुएं होने की वजह से क्या होता था कि आप ये समझिए कि जो पानी की जो व्यवस्था थी वो हर घरों में अपनी स्वयं की हुआ करती थी। अब एक और है जो खास बात है, जिसमें आप ये लिख लीजिए कि स्नानागार।
स्नानागार। मतलब कि आज को कहें तो वॉशरूम्स। अब आप बताइए, हम क्या कह रहे हैं, आज हम अपने हर घरों में शौचालय बनाने की हमने मुहिम छेड़ रखी है स्वच्छता अभियान के अंतर्गत। लेकिन उस समय के लोगों को पता था कि कैसे हम अपने ही घर में अपने नहाने धोने की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे क्या होता था, तो उन्होंने पूरी सफाई का ध्यान तब दिया, स्वास्थ्य का ध्यान दिया, जिसका आज हम ध्यान दे रहे हैं। तो इसका मतलब आप बताइए कि आज हम ज़्यादा विकसित हैं या कल ज़्यादा विकसित थे। बस हमें पता नहीं था कि हमारे पास एक ऐसी सभ्यता छुपी हुई है जो हमें ये सिखाती है कि आज हमें कैसे रहना चाहिए। उसके पैमाने उसने हमें स्वयं दिए, जिससे हम आज भी तोड़ नहीं पा रहे हैं। फिर आपने भवन और घरों को देख लिया। अब एक और विशेषता आप देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ के नाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि एक तरीके से जैसे कि ये हर घर है, मान लीजिए एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, और ये बहुत ही नियोजित तरीके से बनाया गया है। ऐसे ही नहीं कि एक यहाँ है एक यहाँ आ गया। अब इन घरों की जो छोटी छोटी नालियाँ हुआ करती थी, ऐसे ये आकर के बड़ी एक नाली थी, उससे आकर के मिल जाती थी ऐसे सड़कों पर, और वो नालियाँ ढकी हुई होती थी। आज की तरह नहीं, आज आपने बहुत सारे शहरों में देखा होगा कि नालियाँ खुली रहती हैं। इससे क्या होता है, बीमारियां पैदा होती हैं, गंदगी फैलती है। लेकिन इसका ध्यान उन्हें था, उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी, और उन नालियों की सफाई के लिए बीच बीच में ऐसे मेन होल बनाए गए होते थे, जिसमें उसकी पर्याप्त रख रखाव की भी व्यवस्था थी। तो आप खुद देखिए कि कितना सुंदर नगर रहा होगा उस समय। फिर आगे चलिए, एक विशेषता आपने देखी, अगर आपके एग्जाम में लिखने को आ जाए कि नगर नियोजन व्यवस्था कैसी थी, तो आप ऐसे ही बनाकर लिख सकते हैं, और ऐसे आपको याद करने में भी कोई समस्या नहीं होगी। याद तो करना ही नहीं, समझने में समस्या नहीं होगी। अब देखिए सड़कें, सड़कें कैसे हुआ करती थी। सड़कें किसी भी स्थान की, किसी भी गांव की, किसी भी शहर की, एक तरीके से विकास की बहुत बड़ी, मतलब हम कहें उन्हें मील का पत्थर होती है। वो एक तरीके से ब्लड वेसल का काम करती हैं, धमनियों का काम करती हैं। और सड़कें ही जितनी दूर तक सड़कें जाएंगी उतनी दूर तक विकास भी होगा। जैसे कि आप देखिए, अगर किसी गांव में सड़कें नहीं हैं तो क्या होता है, वहाँ की सबसे पहले क्या होता है, उनका विकास नहीं हो पाता। ना तो वो बाजार से कनेक्ट कर पाते हैं खुद को, अगर कोई इमरजेंसी हो गई स्वास्थ्य को लेके तो वो उसे भी कनेक्ट नहीं कर पाते। हर प्रकार की समस्या को झेलना पड़ता है। इसीलिए सड़कों का होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, और अच्छी सड़कें होना तो बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। लेकिन हमारे हड़प्पा के नगरों में इस तरीके की कितनी सुंदर व्यवस्था थी कि यहाँ पर सड़कें कैसे होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और ग्रिड, एक तरीके से आप कहो कि ग्रिड का जाल बिछा हुआ था। कैसे, हम बताएं आपको। जैसे कि ये मेन सड़क है, यहाँ से सड़कें आके मिल रही हैं, छोटी सड़कें यहाँ से आके मिल रही हैं, यहाँ से ऐसे। तो क्या होगा, ऐसे आपको देखने में ही लग रहा है कि ये सड़क मेन जा रही है, बाकी ये छोटी छोटी सड़कें हैं, इनके किनारे घर बन गए, ऐसे यहाँ घर बन गए। आप देखिए, जिसका चित्र इतना सुंदर बन रहा हो, उसके उसके शहर कैसे रहे होंगे, कितने वेल प्लान्ड रहे होंगे, जिसको हम आज बनाना चाहते हैं। और हमें किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं है कि हम शिकागो की नकल करें, हम लंदन की नकल करें, कहीं और बड़े बड़े सिटीज़ को हम देखें। हमारे यहाँ तो खुद ही इतने बड़े उदाहरण देकर गए हैं। वही बात होती है ना कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वयं बनाकर उदाहरण देना चाहिए, जिसकी वजह से कम उन्हें ये ना हो कि वो
खुद के विकास के लिए किसी और का उदाहरण लें, क्यों ना हमारा ही लें। यानी कि भारत को अपने शहरों को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले अगर किसी पैमाने को पूरा करना होगा तो वो सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों के पैमाने को उन्हें एक तरीके से पहले उन्हें पूरा करना चाहिए, ताकि उन्हें ये समझ आए कि हम आज भी उतने विकसित नहीं हो पाए हैं जितना इतने मतलब लाखों वर्षों पहले ये मायने रखता है। उनके पास विद्युत नहीं था, बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पीने के पानी की व्यवस्था देखिए उन्होंने अपने घरों में कितने अच्छे से कर रखी है। जैसी उस समय की रहन सहन था उस हिसाब से उन्होंने अपनी पूरी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। तो देखिए आप सड़कों को देख रहे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि एक जाल बिछा हुआ है। ये ठीक वैसे ही शहर है जैसे कि मैंने आपको उदाहरण में बताए कि प्लान सिटीज कैसी होती हैं। अब ये चलते हैं आगे। एक और बहुत बड़ी, आप यहां पर लिख लीजिए, ग्रिड सिस्टम पे आधारित, ग्रिड प्रणाली पर। अब है स्नानागार, कौन सा? विशाल, जो कि एक बहुत बड़ी वहां से व्यवस्था प्राप्त हुई है, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। यहां पर क्या था? मतलब आपने तो आज लगभग हर शहरों में, हर कस्बों में, यहाँ तक कि जो परियोजनाएं होती हैं उनके अंदर भी, या आजकल तो हर सोसाइटी के अंदर एक स्विमिंग पूल का कंसेप्ट है। लेकिन आज होना अलग बात है और उस समय होना अलग बात है। मतलब कि वो भी हमने किसी और से नहीं लिया, वो भी हमारे यहाँ पहले से थी, तो उसको वो भी हमने बनाकर कोई नया काम नहीं किया है। इसमें क्या था, जो बड़ा स्नानागार हम इसको कह रहे हैं, स्विमिंग पूल इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके से ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि ये किसी धार्मिक अवसर पर ये कुंड खोले जाते हों। इसमें क्या था, इसके चारों तरफ कमरे हुआ करते थे, चारों तरफ यहाँ मतलब कमरे हो रहे हैं, ठीक है। और दोनों तरफ से इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, आसपास कुएं होते थे जहां से इसमें पानी भरा जाता था, और ड्रेन व्यवस्था ऐसी थी बाहर निकासी की कि इनके जल को, जो गंदे जल थे उन्हें बाहर निकालने की भी पूरी व्यवस्था थी। ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है, मैंने आपको पहले दुर्ग में बताया कि जो ऊंचाई पर स्थित दुर्ग थे वहां पर शासक वर्ग रहते थे, मतलब एलीट क्लास के लोग वहां पर रहते थे। हो सकता है ये स्नानागार उनके ही काम आता हो, आम जनता के लिए था या नहीं था ऐसा अभी कहना मुश्किल है। आपने देखा, अब एक और प्राप्त हुआ है, भंडार गृह। भंडार गृह भंडार गृह ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल, लोथल में भी था, धौलावीरा में था, लगभग हर बड़े शहरों में था इनके, और हड़प्पा में भी था। नाम इसलिए लिख रहे हैं ताकि अगर आप उदाहरण देकर बताएंगे तो थोड़ा बात में दम होगा, जोर होगा। और अब देखिए ये भंडार गृह क्या है, आज भी आपने देखा होगा कि हमारे घरों में तक होता है, और बड़े बड़े आप मंडियों में जाइए, वहाँ बड़े भंडार गृह होते हैं जहाँ पर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अनाज होता है उसको स्टोरेज कर दिया जाता है, फिर अपना हम मार्केट में उसको समय समय पे उतारते हैं। ऐसा ही इस समय भी हुआ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि लोथल में जो भंडार गृह थे ऊंचाई पे चबूतरे पे हुआ करते थे, उसमें वहाँ गेहूं के और धान के दाने भी हमें प्राप्त हुए हैं। वहाँ के किसान ले जाकर अपना क्या करते रहे होंगे, उस धन को, अपने अनाज को वहाँ पर इकट्ठा कर देते रहे होंगे, फिर शहरों में या व्यापार के माध्यम से उनका आयात निर्यात होता रहा होगा। ऐसी वहाँ पर व्यवस्था थी। तो अब आप बताइए कि आपको मैंने बताया कि शहरों की
एक तरीके से ये नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक बात और, कि जो इनकी अर्थव्यवस्था है इसको आप नोट कर चुके होंगे, मतलब कि शहरी अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या फर्क है। कैसे हम बताएं कि ये शहर है और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ के सामाजिक जीवन पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था लिख लीजिए। ये समझाने के लिए कह रहे हैं ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे। ये इतिहास है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कंसेप्ट ना हो, जैसा कि हम साइंस में पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं। अगर आपको चीज़ों का बेस पता है ना, मेन चीज़ पता है कि कंसेप्ट क्या होता है ना, एक जगह लगा दीजिए आप और वो हर जगह वैसा ही होता है। आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही था और आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है वही शहरों को जन्म देती है। कैसे? यहाँ पर क्या है, कृषि और पशुपालन हमेशा से यही था और हमेशा यही रहेगा। इसमें नई नई आप टेक्नोलॉजी जोड़कर इनके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, ये आपने देखा। और अभी क्या है कि कुटीर उद्योग वगैरह आज चलते हैं, उस समय नहीं थे। अब यहाँ का जो सरप्लस वाला, जो एक्स्ट्रा उगा करके फसलें होती हैं वो ले जाकर ये शहरों में बेचते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ बेचेंगे वो एक्स्ट्रा अपने गेहूं, चावल, धान, दाल, जो भी फसलें थी उनकी, वो उसे वहाँ पर बेचेंगे। फिर क्या है, यहाँ से कि जो पशुपालन से उन्हें जो धन प्राप्त हुआ था, हमने आपको पिछले अपने क्लास में बताया था कि कैसे हमारे जो आदि पुरुष थे, हमारे जो आदि पूर्वज थे, वो क्या करते थे, वो भोजन का संग्रह करते थे, फिर उन्होंने उसका उत्पादन शुरू किया, लेकिन वो स्वयं के लिए था, आगे शहरों में देने के लिए अभी उनके पास नहीं थे। तो अब यहाँ क्या हो गया, एक्स्ट्रा होने लगा, तो इन्होंने अपना यहाँ से ये गेहूं ले गए, मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं, इनको दिया और फिर यहाँ से अपने काम की चीजें वो वापस ले आते थे, इससे उनकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चलती थी। और इन्हीं ग्रामीण व्यवस्था में जो कुछ भी पैदा होता था, उन्हीं के कंधों पर शहर भी अपना काम चलाते थे, उन्हीं के काम से। वो अपने अनाज स्वयं पैदा नहीं करते थे। इसमें क्या एक सबसे अच्छी व्यवस्था शहर कब पैदा होते हैं, जब हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आ जाए, मतलब कि मनी, जैसा आज है करेंसी, आज है। अगर आप सोचिए, अगर आप वस्तु विनिमय प्रणाली को ही रखेंगे, मतलब हमने गेहूं दिया और बदले में उनसे कपड़े ले लिए या खिलौने ले लिए, लेकिन वो यहाँ नहीं चल सकता। इन शहरों को अपना अच्छा से बनाने के लिए और इनकी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, मुद्रा व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई जिससे शहरों का जन्म हुआ और एक तरीके से विकसित शहरों का जन्म हुआ। तो आज आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरी अर्थव्यवस्था से अलग है। हमने आपको कहा था जितना इस किताब में, जितना इनके अध्याय में दिया है, हम आपसे उतनी सीमा में रहकर ही बात करेंगे। हमने आपको बताया इनके किसके बारे में, नगर नियोजन प्रणाली के बारे में, जिसके लिए हमारे ये आरंभिक नगर प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब हम एक और देखते हैं जिसमें कि आप इनके जीवन को देखेंगे, नगरीय जीवन को आप देखेंगे। चाहे तो आप इसे अलग लिख लें, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा खास है नहीं, लेकिन आज आपने काफ़ी पढ़ लिया है, तो हम इसे अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हम आपको दिखाएंगे
कि नगरीय जीवन कैसे होते थे, और हमने बताया आपको कि जैसी अर्थव्यवस्था वैसा ही समाज। बिल्कुल, अगर अर्थव्यवस्था ही बेकार होगी या वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा समाज भी वैसा ही होगा। तो ऐसा क्या खास थी वहाँ की अर्थव्यवस्था के, ऐसे कौन कौन से प्रमुख लोग थे जो वहाँ के शहरों को चला रहे थे, जिससे उनके समाज में परिवर्तन हुआ। वो क्या पहनते थे, क्या खाते थे, उनके मनोरंजन के कौन से साधन थे। जितना इस अध्याय में दिया हुआ है उतना ही हम बताएंगे आपको, क्योंकि आगे जब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे तो यही चीज़ आपको बहुत ही बड़े रूप में दिखाई देगी। तब हम इस पे और अच्छे से चर्चा करेंगे, और हम आपको आने वाले लेक्चर में ही दिखाएंगे कि मैप में भी दिखा देंगे कि ये शहर कहाँ कहाँ थे। इससे क्या होता है, और अपने आप को मैप से कनेक्ट करने पर आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी कोई भी पढ़ाई हो, अगर आप उसको मानचित्र पर रख कर पढ़ते हैं तो वो आपको एक तरीके से और लोगों से अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि आप उसको देख रहे हैं। ऐसे तो हवा में हम पढ़ रहे हैं, हमने बोल दिया हड़प्पा, हमने आपको दिखाया नहीं कहाँ है, तो क्या होगा, आप किताबों में से पढ़ना शुरू करेंगे। इसीलिए हम आपको दिखा देते हैं कि हमने किन शहरों की बात करी आपसे। देख लीजिए, आप देखिए कि कहाँ, देख लीजिए, हम किन शहरों की बात कर रहे हैं, आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, हमने आपको दिखाया ना महान स्नानागार जिसकी हम बात कर रहे थे। हम अगर आपको पहले यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते तो इससे क्या होता, पढ़ तो आप भी सकते हो। ये देखिए, हम कहाँ पर हैं, दिखाया मैंने आपको। ये देखिए, सिंधु और उसकी सहायक नदियां थी। यहाँ पर ही शहर है मोहनजोदड़ो। आप देखिए, चनुहड़ो, धौलावीरा, लोथल। आप देख लीजिए, जिस तरीके से लोथल की स्थिति है, जिस तरीके से धौलावीरा की स्थिति है, सुतकांगेडोर, ये सुतकाको की स्थिति है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, मतलब कि ये शहर पूरी तरीके से व्यापारिक थे। मतलब यहाँ के जो शासक हुआ करते थे उनकी ज़्यादा हमें खबर नहीं है कि वो किस वर्ग के थे। जैसे कि आगे आप पढ़ेंगे अपने महाजनपद काल में पढ़ेंगे आप, जो है जब आगे और बढ़ते जाएंगे तो आपको शासकों के वर्ग समझ में आएंगे जो कि यहाँ नहीं दिखाई देते। तो जितनी शांति इन शहरों में है, मतलब कि सेना की ज़्यादा ज़रूरत कुछ लग नहीं रही है यहाँ पर। तो यहाँ व्यापार ज़्यादा चलता रहा होगा, जिससे लोगों का जीवन एक अलग तरीके की, मतलब जैसे आप देखिए आज के गुजरात है, मुंबई है, जो शहर व्यापारिक रूप से धनी है, उनका जीवन जैसा होता है उस समय के हिसाब से इनका भी जीवन ऐसा ही होता होगा। आप देखिए मैप में। और अब मैंने आपको जो भी बताया, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कहाँ से क्या मिला हमें, जो कि इसमें बताया नहीं गया है, आगे कभी बताया जाएगा 12th क्लास में, तो हम इसे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये मैप मुझे आपको दिखाना था, आपने देखा। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे नगरीय जीवन यहाँ का कैसा था, क्योंकि आज बताएंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ते रहिए, और अगर कोई समस्या हो तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको सिनॉप्सिस बना के बताया, आप अगर वैसे ही अपने नोट्स बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक पेज पर सब कुछ आ जाएगा। बार बार किताबें पर आपको पलटनी नहीं पड़ेंगी। पढ़ना तो है ही, लेकिन एक तरीके से जो हमारा दिमाग होता है वो हमेशा चित्रों को जल्दी समझता है। आप अगर फिगर फॉर्म में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमेशा याद रहेगा, वरना फिर तो आज पहले से सदियों से रटते चले आ रहे हैं, तो उससे कोई लाभ है नहीं। और हमें नहीं लगता कि इसमें रटने जैसा कुछ भी था। एक शहर को अच्छे तरीके से देखना था, जो मैंने आपको बताया। तो आप पढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर ऐसा लगा हो कि ये इससे आपकी पढ़ाई में, लिखाई में या जानकारी में जरा भी मदद मिली हो, थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ रहा हो, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।